अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स के हवाले से। तो अब हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे वेक्टर्स, और उसमें आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 7.1 कवर करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 7.1 पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि हमारी यूनिवर्स में टोटल दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। जो पहली क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, विच आर मेजरेबल। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ ले लें, मास ले लें, टाइम ले लें। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। और दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, विच आर नॉट मेजरेबल। जैसे कि एंगर है, हेट है, लव है। अब ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन आप इनको मेजर नहीं कर सकते। तो हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि अब हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, नॉन फिजिकल का तो अब ताल्लुक ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? विच पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, जो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि लेंथ है, मैस है, टाइम है। इनको डिफाइन करने के लिए या इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? तो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड से मुराद होता है नंबर प्लस यूनिट। नंबर और यूनिट मिलकर मैग्नीट्यूड बनाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ आ जाए 10 किलोमीटर्स। अब 10 किलोमीटर्स में नंबर आ गया 10 और यूनिट आ गया किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर नंबर और यूनिट मिलकर मैग्नीट्यूड बनाते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल दिए मैंने, जैसे लेंथ, मैस, टाइम वगैरह वगैरह। अब दूसरी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, विच पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि फोर्स है, वेट है, टॉर्क है। ये आपकी एग्जांपल है जिनमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंडिकेट करनी पड़ती है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है ना वो वेक्टर्स के ऊपर है। तो अब वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली किस तरह से लिखते हैं, या ज्योमेट्रिकली और सिंबॉलिकली दोनों तरीकों से देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली भी और सिंबॉलिकली भी हम वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं। Generally, a vector is represented by a directed line segment AB with A as its initial point and B as its terminal point। कि ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके एक साइड पर एरो हेड होता है। यानी कि अगर आपने कोई भी वेक्टर बनाना हो या लिखना हो तो आप क्या करेंगे? आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन लगा के उसके एक साइड पे एरो हेड लगा देंगे। अब इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ये ए, और टर्मिनल पॉइंट हो गया ये बी। ठीक हो गया। तो वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से, एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको हम लिखेंगे ए बी से। ए बी लिखकर उसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे। ठीक है। अब ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। अब इसमें इसका जो टेल होती है ना, यानी कि ये वाला पार्ट जो टेल है इसकी, ये दुम, ये वाला हिस्सा, ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है। और ये जो इसका हेड है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। हेड जो है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है और जो टेल होती है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है। तो ये है थोड़ा सा वेक्टर का, ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं, एक एरो से लिखते हैं। अब वेक्टर इज आइदर रिटन एज ए बी, या तो आप वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं, ए बी लिख के ऊपर एरो हेड लगाएं। ये एरो हेड है। ठीक है, इसका एरो बहुत ही स्मॉल बना हुआ है, नजर नहीं आ रहा, आगे चल के ठीक हो जाएगा। तो वेक्टर को हम सिंबॉलिकली या तो ए बी लिख के ऊपर एरो हेड लगाते हैं, और एज बोल्ड फेस सिंबल लाइक वी,
जैसे अगर आप एक वेक्टर v लिखना चाहते हैं तो उसको बोल्ड कर दें, मोटा करके लिख दें, तो उसका मतलब होगा कि v एक वेक्टर है। और अंडरलाइन फॉर्म, या तो आप वेक्टर v लिख के उसके नीचे लाइन लगा दें, तो v लिख के नीचे लाइन लगा देंगे तो वो भी वेक्टर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगर सिंपल v लिखेंगे तो वो स्केलर होगा। अगर आप v लिख के उसको अंडरलाइन कर दें या v को बोल्ड कर दें या v के ऊपर एरो हेड लगा दें तो वो वेक्टर को इंडिकेट करेगा। द मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर ए बी और v। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालनी हो या किसी भी वेक्टर का नॉर्म निकालना हो, ये तीनों एक ही चीजें हैं। मैग्नीट्यूड हो, लेंथ हो या नॉर्म हो, एक ही चीज है। तो कहते हैं तो मैग्नीट्यूड है या लेंथ है या नॉर्म है एक वेक्टर ए बी की या वेक्टर वी की, इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इज रिटन एज ए बी मॉड और वी मॉड। ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम मॉड में लिखते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है मॉड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए मॉड लगाया है उसने। तो कहते हैं कोई भी वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम इस तरह से मॉड में लिखते हैं, ए बी मॉड लिख लें या फिर वी का मॉड लिख लें। समटाइम्स ओनली रिटन एज ए बी और वी, या तो फिर आपने अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो सिर्फ सादा ए बी या वी लिख दें, कुछ भी ना लिखें, उसके ऊपर कुछ भी ना करें। तो या तो सिंपल वी या ए बी लिख दें, या ए बी वेक्टर अगर आपने बनाया है ऊपर एरो हेड लगाया है तो उसको मॉड में लिख दें, या फिर वी अगर आपने लिखा है अंडरलाइन किया है तो उसको भी मॉड में लिख दें। तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात होगी, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। उसके बाद एक वेक्टर की टाइप आ गई है यूनिट वेक्टर। अब वो भी साथ देख लें। कहते हैं अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिटी मींस 1। तो ये यूनिट वेक्टर की बेसिकली डेफिनेशन है, बुक में इसी तरह से लिखी हुई है कि अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v इज रिटन एज v हैट। कि अगर आपने v एक वेक्टर हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये वेक्टर आपको v नजर आ रहा है, तो अगर आपने इस वेक्टर v का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि आप उस वेक्टर v के ऊपर हैट लगा दें। ठीक है, उसके ऊपर एक हैट लगा दें, ऊपर हैट लगा हुआ है। तो अगर वेक्टर v के ऊपर हैट लगा हुआ हो तो इसका मतलब होगा यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज v हैट, इसको हम v हैट पढ़ेंगे। एंड इज डिफाइंड एज, अब ये आगे ना यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर अगर आपने निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है वेक्टर v डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कि अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब ज़हन में रखिएगा कि यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर बस हमें डायरेक्शन इंडिकेट करके बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये भी ज़हन में रखिएगा, यूनिट वेक्टर मींस डायरेक्शन। और ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अभी मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अच्छा जी, एक और डेफिनेशन आगे इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ वेक्टर ए बी कोइंसाइड्स विद इनिशियल पॉइंट ए। कहता है कि अगर किसी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मिल जाए, एक ही जगह पर आ जाए। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि एक हमारे पास वेक्टर है ए बी जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर गए हैं, मिल गए हैं, एक ही जगह पर आ गए हैं। देन मैग्नीट्यूड ए बी इज इक्वल टू 0। तो फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा क्योंकि जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखें, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट है तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड बनेगा ही नहीं। तो कहता है कि अगर वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, मिल जाए, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। और उस वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, फर्ज करें वो वेक्टर ए बी है तो उसको इस तरह से लिखेंगे, ओ लगा के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, विच इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर, जिसको हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की एक डेफिनेशन है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अब इस तरह आगे देखें, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव कब कहलाते हैं, दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव तब कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो ये भी नेगेटिव ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है। जैसे कि फर्ज करें हमारे पास ए बी वेक्टर है v, तो बी ए वेक्टर जो है वो बन जाएगा माइनस वी। देखें इस वेक्टर को, देखें ए बी, ये कह रहा है ये ए से बी की तरफ है, ए बी लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब है वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, ए से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है, उसको आपने वी कहा है। तो जो बी ए वेक्टर होगा ये उलट हो गया, अब ये बी से शुरू हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, तो ये जो बी ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे माइनस वी। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। हाँ, ज़हन में रखिएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है, चाहे आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकालें या माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, इसलिए ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस बी ए मैग्नीट्यूड। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। वर्ड स्केलर मीन्स टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नंबर। स्केलर का मतलब है कि आपने किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेट वी बी अ वेक्टर एंड के बी अ नंबर। फर्ज करें कि वी आपका वेक्टर है और के कोई भी नंबर है। अगर के पॉजिटिव होगा, यानी कि आप जिस नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, इफ के इज पॉजिटिव देन वी एंड के वी आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी। हाँ, जो के वी वेक्टर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इफ के इज नेगेटिव, अगर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव हो तो वी एंड के वी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा कि v और के वी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल देखें कि ये फर्ज करें कि आपका वेक्टर है v, आपने इसको एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका के वी। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है। और फर्ज करें अब दूसरा केस है कि ये है वेक्टर आपका v, अब आपने इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसकी डायरेक्शन ऐसे उलट हो जाएगी, ये बन जाएगा माइनस के वी। तो ये कहना चाह रहा है वो। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, कहते हैं टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। यानी कि आप ए बी और सी डी की बात कर रहे हैं तो ए बी मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए सी डी के मैग्नीट्यूड के, और ए बी की डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए सी डी की डायरेक्शन के। अब आपको पता है डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और उनके यूनिट वेक्टर्स यानी कि डायरेक्शन भी सेम होंगे। तो ये होगी इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन। पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कहते हैं कि दो वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे अगर दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हों। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक वेक्टर है जी, फर्ज करें ए, ये आपके पास एक वेक्टर है बी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक हो गया। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड में का फर्क आ रहा है, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए की निस्बत, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू, अब फर्ज कर लेते हैं ये जो मैग्नीट्यूड का फर्क आ रहा है ना, ये इतना सा मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड को हम कह लेते हैं कि फर्ज करें ये सी टाइम्स मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी टाइम्स बी। तो आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। स्केलर मतलब ये सी नंबर है। तो दो अगर वेक्टर्स पैरेलल हों तो वो दोनों इक्वल होते हैं, उनमें मैग्नीट्यूड का कोई ना कोई फर्क होता है, ये सी मैग्नीट्यूड है। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे और दरमियान में कोई नंबर आ जाएगा, नंबर का फर्क आ जाएगा, या ए के साथ कोई नंबर आ जाएगा या बी के साथ कोई नंबर आ जाएगा। वो नंबर आने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड में कोई कमी या ज्यादती हो सकती है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो इसलिए दरमियान में इक्वल जरूर आएगा। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए ए इज इक्वल टू सी बी तो इसका मतलब होगा ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। मिसाल के तौर पर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए ए इज इक्वल टू 4b, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। हाँ, जो b है उसका मैग्नीट्यूड जो a है उसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ज्यादा है b की निस्बत, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होगा, या लिखा हुआ आ जाए मिसाल के तौर पर वेक्टर c इज इक्वल टू 2d, तो अगर ऐसे लिखा आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, दोनों में मैग्नीट्यूड 2 का फर्क आ रहा है। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे,
या यूं कह लें कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो दोनों इक्वल होंगे, दरमियान में किसी नंबर का फर्क होगा। इस लाइन का मतलब ये है। अब लिखा हुआ लेट यू इज पैरेलल टू वी। फर्ज कर लें, अब ये जो दो लाइनें लगी हुई ना, ये पैरेलल की लाइंस हैं। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो उनको इस तरह से लिखा जाता है, u इज पैरेलल टू v। ये लिखने का तरीका है दो पैरेलल वेक्टर्स को। तो कहते हैं लेट u इज पैरेलल टू v। फर्ज करें u v के पैरेलल है, देन u इज इक्वल टू के वी। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। k कोई एक स्केलर नंबर है या k कोई नंबर है जिसका दोनों के दरमियान k रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। u v के बराबर तो है, लेकिन इनमें किसी ना किसी नंबर का फर्क है, मैग्नीट्यूड का फर्क है। तो इफ u is parallel to v then u will be equal to k times v where k is any scalar number। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया है। आगे चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स ऐड करने हो तो हम दो वेक्टर्स किस तरह से ऐड करते हैं। तो उसके लिए जो वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका है, उसको पहले तरीके को हम कहते हैं ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, जिसका एक नाम हेड टू टेल रूल भी है, जो आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर आपने दो वेक्टर्स ऐड करने हो तो हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हों, या यूं कह लें कि दो सेपरेट वेक्टर्स हों, दो डिफरेंट वेक्टर्स हों, दो अलग अलग वेक्टर्स हों, तब हम हेड टू टेल रूल लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वेक्टर v है और ये वेक्टर u है। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो अगर आपने इन दोनों को ऐड करना हो तो हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब वो किस तरह से ऐड करते हैं, तो आपने पढ़ा है हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल पे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि u वेक्टर का हेड v वेक्टर की टेल पे आ रहा है। तो आपने इस तरह से इनको ज्वाइन करना है कि u वेक्टर का हेड v वेक्टर की टेल पर आ जाए। तो ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और फिर ये इनका रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक हो गया, ये जो ब्लैक वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर की ये निशानी है कि रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका हेड से हेड मिला हुआ होता है और टेल से टेल मिली हुई होती है। अब आप जरा ब्लैक वेक्टर को चेक करें, इसका हेड हेड से मिला हुआ है और टेल टेल से मिली हुई है। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो जब आप हेड टू टेल रूल लगा रहे हो और उसमें आपने देखना हो कि कौन सा वेक्टर आपका रिजल्टेंट है, तो उसकी निशानी ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर का हेड से हेड मिला हुआ होगा और टेल से टेल मिली हुई होगी। तो इसलिए जो ब्लैक वेक्टर है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर को हम कह लेते हैं आर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है, इसलिए लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ठीक हो गया जी। तो फर्ज कर लें अब ये पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। और ऐसे भी लिख सकते हैं यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये है हेड टू टेल रूल या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा रूल है वेक्टर एडिशन का, उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कि हम दो वेक्टर्स के पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कब लगाएंगे, तो उसके लिए भी ज़हन में रखिएगा कि हम ऐसे दो वेक्टर्स पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों। मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। आप देख सकते हैं ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों तो हम उस पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। अब वो किस तरह से लगाते हैं, सबसे पहले तो आपने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। ठीक है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के पैरेलल, दोनों वेक्टर्स के सामने दो साइडें बनानी है। ये जो डॉट्स में डैशेस में लाइन लगी हुई है, ये मैंने लगाकर एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया है। तो ये जो इनका डायगोनल बनता है, ये जो ब्लैक है ना, ये इनका डायगोनल है, ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, ये वेक्टर एक ए पॉइंट ए कह लें, ये पॉइंट बी कह लें, ये पॉइंट सी कह लें, इस पॉइंट को आप डी कह लें। अब ये वेक्टर आपका बनता है ए बी, ये वेक्टर आपका बनता है ए सी, ये आ गया इनका रिजल्टेंट जिसको आप कहेंगे ए डी। तो अब ये रिजल्टेंट, ये जो डायगोनल है ना, ये इनका रिजल्टेंट होगा और ये दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक हो गया। तो ये दूसरा रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपने तब लगाना है जब दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों, और हेड टू टेल रूल या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आपने तब लगाना है जब दोनों वेक्टर डिस्टिंक्ट हों, सेपरेट हों, अलग अलग हों, मिले हुए ना हों, तब आपने ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओ एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड इज रिटन एज ओ पी।
एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और टर्मिनल पॉइंट पी हो, उस वेक्टर को हम पी का पोजीशन वेक्टर कहेंगे और इसको ओ पी से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक्सेस आ गए, ये आपका पॉइंट है पी, ये जो वेक्टर बन रहा है ओ पी, ये आपका पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ओ पी वेक्टर से। तो ये वेक्टर है, ऊपर एरो हेड लगा हुआ है, एरो हेड जरा क्लियर नहीं हो रहा। तो ये ओ पी आपका जो है ना, ये पी का पोजीशन वेक्टर है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिलेटिव टू ओरिजिन आर डिफाइंड बाय ओ ए एंड ओ बी। इसी तरह अगर कोई दो और पॉइंट्स आ जाए, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, आप पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे ओ ए, पॉइंट बी है उसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे ओ बी। तो कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट सी हो, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो वो बन जाएगा ओ सी। तो अब आप जरा ये समझिएगा कि ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है। अब ओ ए आपको नजर आ रहा है, ये जो वेक्टर है इसको हमने वेक्टर ए कह लिया है, ओ बी जो है इसको हमने वेक्टर बी कह लिया है। अब ये जो ए बी वेक्टर बनता है ना, ये बी माइनस ए के इक्वल आएगा। अब कैसे आएगा जरा देखिएगा, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आप देख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी बराबर होगा ओ बी के। अब ये जो ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है, इसमें नोट करें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बनता है। आप देखें वो कौन सा वेक्टर है जिसका हेड से हेड मिला हुआ है और टेल से टेल मिली हुई है, तो आपको नजर आएगा ये वेक्टर बी बनता है। आप देखें यहाँ पे हेड से हेड मिला हुआ है और यहाँ पे टेल से टेल मिली हुई है, तो ये जो ओ बी वेक्टर बनता है ना, ये आपका रिजल्टेंट बनता है। तो ये जो ओ बी वेक्टर है ये बराबर होगा बाकी दो के सम के, यानी कि ए ओ ए और ए बी के, यानी कि ये वेक्टर आपका बनता है ओ ए इसके और ये वेक्टर आपका बनता है ए बी। तो ये जो ओ बी वेक्टर है ये रिजल्टेंट बनता है, वो ओ ए और ए बी के सम के बराबर होगा, तो इसलिए मैंने लिखा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए किसके इक्वल है? आप देखें ओ ए इक्वल है ए के, ये लिखा हुआ है ओ ए बराबर है ए के, तो ओ ए की जगह पे ए आ जाएगा, ए बी को ऐसे ही रहने दें ए प्लस ए बी। और ओ बी किसके इक्वल है? ये लिखा हुआ है ओ बी बराबर है बी के, तो ओ बी की जगह पे बी लगा दें, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर। अब ए बी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? बी माइनस ए। तो ए बी आपके पास आ गया है ए बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो कुछ जनरलाइज करते हैं, फिर वही बात आ गई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखना हो तो उसको आप ओ ए वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखना हो तो उसको आप वेक्टर ओ बी लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखना हो तो उसको आप ओ सी लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर आपने वेक्टर ए बी को ओपन करना हो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो ए बी का फार्मूला बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हमेशा जो पॉइंट बाद में आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है। अब ए बी में बी बाद में आ रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, तो वेक्टर ए बी बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ठीक हो गया, तो बी के पोजीशन वेक्टर को हम ओ बी लिखेंगे, ए के पोजीशन वेक्टर को हम ओ ए लिखेंगे, तो ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। इसी तरह अगर फर्ज करें वेक्टर सी डी को ओपन करना हो, तो सी डी को ओपन करना हो तो डी बाद में आ रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, तो सी डी वेक्टर को आप ओपन करके लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी को आप लिख सकते हैं ओ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को आप लिख सकते हैं ओ सी, तो वेक्टर सी डी बराबर होगा ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर के। इसी तरह फर्ज करें पी क्यू आ जाए, वेक्टर पी क्यू आपने इसको ओपन करना हो, तो क्यू बाद में आ रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, तो वेक्टर पी क्यू बन जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। डायरेक्ट लिख लें बजाय ये एक्सप्लेन करने के कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो डायरेक्ट लिख लें। तो वेक्टर पी क्यू अगर लिखा हुआ आ जाए तो क्यू का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा ओ क्यू, तो आप पी क्यू वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ये कुछ डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए। आगे हम देखेंगे वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की, हम कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स को, हिस्सों को, तो वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे अब हम ये देखेंगे। अब ना हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं प्लेन, इन प्लेन। तो पहले हम कंपोनेंट्स लिखेंगे वेक्टर के इन प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन बेसिकली आपका टू डायमेंशनल सिस्टम होता है, इसमें दो डायमेंशंस होती हैं, एक डायमेंशन होती है एक्स एक्सिस और दूसरी डायमेंशन होती है वाई एक्सिस।
ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। तो ये है आपका प्लेन। ठीक हो गया। अब ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। तो राइट साइड वाले एक्स एक्सिस को एक्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाले एक्स एक्सिस को एक्स डैश लिखेंगे, ऊपर वाले वाई एक्सिस को वाई लिखेंगे, नीचे वाले वाई एक्सिस को वाई डैश लिखेंगे। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला सिस्टम है, इसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक हो गया। और इसमें अगर आपका कोई और एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस होता है इसका यूनिट वेक्टर होता है आई, और जो वाई एक्सिस होता है इसका यूनिट वेक्टर होता है जे। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है इसको आई कहते हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कहते हैं। अब इसमें अगर एक पॉइंट आ जाए पी और आपने उसका जो है वो पोजीशन वेक्टर लिखना हो, या ये जो पॉइंट पी है आपने इसको इसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? अब आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट पी है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एक्स और वाई प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये पॉइंट पी के आगे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए एक्स वाई। अब इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए आप इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो एक्स पहले कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा दें, दूसरे कंपोनेंट के साथ दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ जे लगा दें, तो ये वेक्टर ओपी बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो ओपी वेक्टर बन जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये आ गया वेक्टर ओपी इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एक्स आई प्लस वाई जे। इसी तरह दूसरा जो डायमेंशनल सिस्टम है उसको हम कहते हैं स्पेस। अब हम इन स्पेस देखेंगे। स्पेस का मतलब है थ्री डायमेंशनल सिस्टम, यानी कि इसमें तीन डायमेंशंस होती हैं। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। तो ये आपके वो स्पेस आ गया है, थ्री डायमेंशनल सिस्टम आ गया है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। अब इसमें भी आपने ज़हन में रखना है कि ये गलत हो गया। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, ये थोड़े से गलत हो गए, इसको करेक्ट कर लें कि ये एक्स है। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई। वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है, ये जो ऊपर वाला है ये वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, वो हो गया जे। और ये जो है ना ये आपका जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस का आई, वाई एक्सिस का जे, और ये आ गया जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, वो होता है के। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये आप इग्नोर कर दें। तो ये जरा ज़हन में रखिएगा कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के। अब अगर स्पेस में हमारे पास, आपको पता है ये स्पेस आ गया, ये ओरिजिन आ गया, ये पॉइंट पी आ गया। अब स्पेस के अंदर अगर कोई पॉइंट पी आएगा तो उसके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि तीन एक्सिस हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट, एक जेड कोऑर्डिनेट। अब आप देखें इसमें आपको एक वेक्टर रेड में नजर आ रहा है, वेक्टर ओ पी। अब अगर आपने इस वेक्टर ओ पी को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना हो तो एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लगा दें, तो ये वेक्टर ओ पी अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ओ पी वेक्टर बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये है वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। उसके बाद अब आपकी एक्सरसाइज 7.1 से पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ आ गया है, वो है रेशो फार्मूला। अब हमने रेशो फार्मूला प्रूफ करना है। अब रेशो फार्मूला है क्या, इसके बारे में कहता है लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स इन प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। के फर्ज करें हमारे पास एक प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए और बी। कहता है इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन रेशो P रेशो Q, कि अगर एक कोई पॉइंट हो P वो इस ए बी को एक रेशो में डिवाइड कर रहा हो P रेशो Q, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज। तो वो जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है ए बी को, उसका पोजीशन वेक्टर ये का फार्मूला ये होगा R इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। अब ये हम प्रूव करेंगे, ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को डायग्राम के जरिए हम क्लियर कर लेंगे। फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और ये उन दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और ये ओरिजिन है। तो ये उनके दरमियान आ गई लाइन, ये एक वेक्टर बन गया आपका ए बी। तो ये आ गया उनके दरमियान एक पॉइंट पी। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट पी है ये ए बी को दो एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, पी रेशो क्यू, यानी कि पी से पीछे वाला जो डिस्टेंस है वो पी है और पी से आगे वाला जो डिस्टेंस है वो क्यू है। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट पी है ये ए बी लाइन को
एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। पी से पीछे जो लाइन है वो पी है, पी से आगे जो लाइन है वो क्यू है। अब हम इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं। फर्ज कर लें जी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर, वो अब हमने निकालना है। तो वो किस तरह से निकालेंगे? तो आपने ये डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम बनाने के बाद आप प्रूफ की तरफ आएंगे। तो क्योंकि अब हमने रेशो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम ए पी और पी बी की रेशो निकालेंगे। मेजरमेंट ए पी, यहाँ पे ये इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी रेशो ए पी रेशो पी बी, मेजरमेंट ए पी रेशो मेजरमेंट पी बी। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है कि आपने ए पी और पी बी, ये आपको रेड डायरेक्शन नजर आ रही है एरोज की, इसके मुताबिक आपने ए पी और पी बी की रेशो निकालनी है। रेशो फार्मूला ना, तो रेशो ही निकालेंगे। तो स्टार्ट आप इस तरह से करेंगे, मेजरमेंट ए पी रेशो मेजरमेंट पी बी इज इक्वल टू, अब ए पी की रेशो, ए पी क्या है, पी के इक्वल है, और पी बी क्या है, क्यू के इक्वल है। तो मेजरमेंट ए पी रेशो मेजरमेंट पी बी बराबर हो जाएगा पी रेशो क्यू के। तो ये अब आपने इसी तरह से लिखना है। अभी आपने वेक्टर नहीं बनाना, अभी आपने सिंपल ए पी मेजरमेंट एम ए पी लिख के ऊपर लाइन लगानी है। इस तरह रेशो लगाएंगे, फिर एम पी बी लिख के ऊपर लाइन लगानी है। अभी आपने इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, अभी आपने इसको ऐसे लिखना है, मेजरमेंट ए पी रेशो मेजरमेंट पी बी इज इक्वल टू पी रेशो क्यू। अब आपको पता है रेशो क्या करती है, रेशो डिवाइड में चेंज होती है। तो इसको आप डिवाइड में ले आए, मेजरमेंट ए पी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट पी बी इज इक्वल टू पी बाय क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाएगा क्यू मेजरमेंट ए पी इज इक्वल टू पी मेजरमेंट पी बी। अब आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बन जाएगा क्यू ए पी वेक्टर इज इक्वल टू पी पी बी वेक्टर। ठीक है, पहले आपने इसको स्केलर फॉर्म में लेना है, यानी कि ऊपर सिर्फ लाइन लगानी है। फिर आपने इसको डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको वेक्टर में चेंज करना है। तो अब आप इसको लिखेंगे क्यू ए पी वेक्टर और पी पी बी वेक्टर। ठीक हो गया, बाद में इसको वेक्टर में चेंज करना है। अब उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेटा वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो वेक्टर्स क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकते तो आपने स्टार्ट करना है स्केलर से, यानी कि ए पी और पी बी के ऊपर सिर्फ लाइनें लगानी है, डिवाइड कर लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो स्टेप लिखा हुआ है क्यू ए पी वेक्टर इज इक्वल टू पी पी बी वेक्टर। अब ये ए पी और पी बी को ओपन करें, अभी हमने बात की थी, तो ये बन जाएगा क्यू। अब ए पी को जब ओपन करेंगे तो पी बाद में आ रहा है, इसका पोजिशन वेक्टर पहले आएगा। तो ये बन जाएगा Q इंटू ओ पी माइनस ओ ए इज इक्वल टू P इंटू ओ बी माइनस ओ पी। अब ओ पी का मतलब है P का पोजीशन वेक्टर, वो हमने R सपोज किया हुआ है। तो बन जाएगा Q इंटू आर माइनस ए इज इक्वल टू P इंटू बी माइनस आर। अब ए ओ ए जो है वो ए के इक्वल है, ओ बी जो है वो वेक्टर बी के इक्वल है, हमने ऊपर ही सपोज किया हुआ है। और जो ओ पी है उसका मतलब है पी का पोजीशन वेक्टर, उसको हमने आर सपोज किया हुआ है। तो ये आपके पास बन जाएगा क्यू इंटू आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू पी इंटू बी वैक्टर माइनस आर वैक्टर। अब ये मल्टीप्लाई कर लें, क्यू आर वैक्टर माइनस क्यू ए वैक्टर इज इक्वल टू पी बी वैक्टर माइनस पी आर वैक्टर। अब अरेंज कर लें, ये जो आर वाले हैं इनको एक तरफ कर लें, यानी कि माइनस वाली टर्म्स की साइड चेंज कर लें। बन जाएगा पी आर वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर इज इक्वल टू क्यू ए वैक्टर प्लस पी बी वैक्टर। अब लेफ्ट हैंड साइड में से आर कॉमन आ रहा है, तो वेक्टर आर कॉमन ले लेंगे, तो आर वेक्टर इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर आ गया। अब ये पी प्लस क्यू जो लेफ्ट साइड पे है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और फार्मूला प्रूव हो जाएगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर ओवर पी प्लस क्यू। तो ये आपका रेशो फार्मूला प्रूव हो गया। अब क्रॉलरी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर ये पी मिड पॉइंट हो, इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर पी मिड पॉइंट हो, बिल्कुल दरमियान में आ रहा हो, तो पी रेशो क्यू 1:1 आएगी। ठीक है, पी रेशो क्यू का जवाब 1:1 आएगा। अब पी की वैल्यू भी 1 होगी, क्यू की वैल्यू भी 1 होगी। अगर आप इसको ये जो ऊपर फार्मूला आपने प्रूव किया इसमें पुट करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो आर है वो उसका वो बन जाएगा a प्लस बी बाई टू। अब क्यू और पी की जगह पे a 1 1 पुट करें जरा, तो आपके पास फिर अगर आप पी और क्यू की जगह पे 1 पुट करें तो ये जो आर आया था इसका जवाब आ जाएगा a प्लस बी बाई टू। तो ये थोड़ा सा आपका रेशो फार्मूला था तो हमने प्रूव कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का पहला क्वेश्चन है राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। ये जो वेक्टर पी क्यू है इसको एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखें। पी पॉइंट भी दिया हुआ है, क्यू पॉइंट भी दिया हुआ है आपको।
तो पी क्यू अगर आपने इसको एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना है तो पहले इसको ओपन करें, क्यू पॉइंट बाद में आ रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, तो वेक्टर पी क्यू बन जाएगा वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अब पी क्यू वेक्टर बराबर आ जाएगा। अब ओ क्यू लिखने के लिए क्यू पॉइंट देखें, पहले के साथ आई लगा दें, दूसरे के साथ जे लगा दें, तो बन जाएगा 6i माइनस 2j, माइनस दरमियान में ऐसे ही आएगा। फिर लिखा हुआ वेक्टर ओपी, ओपी लिखने के लिए आप पी पॉइंट देखें, पहले के साथ आई लगा दें, दूसरे के साथ जे लगा दें, तो बन जाएगा 2i प्लस 3j। अब इसको सॉल्व कर लें। वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 6i माइनस 2j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 2i माइनस 3j। अब आई वाले नंबर को आई वाले नंबर में ऐड कर दें, 6i माइनस 2i 4i आ गया, और माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j आ गया। तो ये वेक्टर पी क्यू आ गया आपके पास। फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट पी दिया हुआ है 0.5, पॉइंट क्यू दिया हुआ है -1 -6। अब इसमें भी आपने वेक्टर पी क्यू निकालना है, तो फिर वही बात आ गई कि पी क्यू को ओपन करेंगे तो जवाब होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू के लिए क्यू पॉइंट देखें, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे लगा दें, तो बन जाएगा -i माइनस 6j। माइनस पी पॉइंट के लिए आप ओ पी के लिए आप पी पॉइंट देखें, पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे लगा दें, तो 0i प्लस 5j। तो वेक्टर पी क्यू बन जाएगा -i माइनस 6j, 0i लिखने की जरूरत नहीं है, तो -5j, -6j -5j आपस में ऐड कर लें, तो पी क्यू वैक्टर आ गया -i माइनस 11j। इसी तरह अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। आपने वेक्टर यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अब ये क्वेश्चन में समझें। तो वेक्टर यू का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले आप उसको ऐसे लिखेंगे, यू वेक्टर का मॉड, मॉड में लिखेंगे, और इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट आई के नंबर का स्क्वायर प्लस जे के नंबर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करें तो यू मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 49, स्क्वायर रूट आ जाएगा 53। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरा पार्ट है जिसमें यू वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट आएगा आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर और जे के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यू मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तीसरा पार्ट देखें, इसमें वेक्टर यू दिया हुआ है 3 - 7। अब ये जो है ना, ये भी वेक्टर को लिखने का एक तरीका है। या तो आप वेक्टर को आई जे फॉर्म में लिखते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं कि u इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 3 - 7। इसको आप आई जे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दें, तो वेक्टर u बन जाएगा 3i माइनस 7j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ u बराबर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 प्लस 49, तो जवाब आ जाएगा स्क्वायर रूट 56। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। और अगर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 56 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 14। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। अब इसमें उसने वेक्टर u दिया हुआ आपको 2i माइनस 7j, वेक्टर v दिया हुआ i माइनस 6j, वेक्टर w दिया हुआ -i प्लस j। कहता है फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो वेक्टर्स उसने मेंशन किए वो जरा फाइंड कर दें। अब पहले पार्ट में लिखा हुआ है u प्लस v प्लस w। अब u प्लस v प्लस w कैसे निकालेंगे कि u प्लस v प्लस w निकालने के लिए आप u v और w की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा 2i, u की जगह पे u पुट कर दें, लिखा हुआ है ऊपर 2i माइनस 7j प्लस v की जगह v पुट कर दें, i माइनस 6j, w की जगह w पुट कर दें, माइनस i प्लस j। अब इसको सॉल्व कर लें, 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j माइनस i प्लस j। अब i वाले सारे ऐड कर लें और j वाले अलग अलग या आप आपस में ऐड कर लें, तो u प्लस v प्लस w का आंसर आ जाएगा 2i माइनस 12j। दूसरा पार्ट है जिसमें आपने 2u माइनस 3v प्लस 4w निकालना है। बड़ा ही आसान है, इसमें भी u v और w की वैल्यूज पुट करें जो ऊपर दी हुई हैं। तो 2u माइनस 3v प्लस 4w बराबर आ जाएगा 2 इंटू 2i माइनस 7j माइनस 3 इंटू आई माइनस 6j प्लस 4 इंटू माइनस आई प्लस जे। अब पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले वेक्टर के साथ तो 4i माइनस 14j बन गया, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3i प्लस 18j बन जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4i प्लस 4j हो जाएगा। अब आई वाले ऐड कर लें और जे वाले ये अलग अलग ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा -3i प्लस 8j। तीसरा पार्ट है 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। पहले तो आप ये 1/2 कॉमन ले लेना, तो 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w लिखा हुआ है, 1/2 कॉमन लें तो u प्लस v प्लस w आ गया। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर लें, 1/2 u v और w की वैल्यू पुट कर लें, 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j प्लस -i प्लस j। इनको सॉल्व कर लें, 1/2
2i-7j प्लस i-6j माइनस i प्लस जे। फिर वही बात है, i वाले ऐड कर लें, सॉल्व कर लें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, j वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 1/2 2i-12j, 2 कॉमन ले लें और फिर डिवाइड कर दें, तो आंसर आ जाएगा i-6j। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन 4 पॉइंट्स। अब आपने सम निकालना है ए बी और सी डी का। उसने आपको 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया है, सी भी दे दिया है और डी भी दे दिया है। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, ए बी और सी डी का सम। इसका मतलब है ए बी प्लस सी डी। अब ए बी को ओपन करें, बी बाद में आ रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, तो बन जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, प्लस सी डी को ओपन करें तो बन जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। अब देखें ओ बी के लिए बी पॉइंट को देखें, बी पॉइंट को देखें, वो 2 0 है तो पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दें, तो 2i प्लस 0j, फिर माइनस आया। फिर ओ ए के लिए ए पॉइंट देखें, वो 1 माइनस 1 है, पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दें, तो i माइनस जे आ गया, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ओ डी के लिए डी पॉइंट देखें, -2 है, पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दें, तो -2i प्लस 2j माइनस। फिर ओ सी लिखा हुआ है, ओ सी के लिए सी पॉइंट देखें, -1 3 दिया हुआ है, पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दें, -i प्लस 3j। अब इनको आप सॉल्व कर लें, 2i प्लस 0j माइनस आई प्लस जे प्लस -2i प्लस 2j प्लस i माइनस 3j। तो अब आप इनको ऐड कर लें, 2i माइनस आई प्लस 0j, यानी कि ये सॉल्व करेंगे तो i प्लस जे माइनस i माइनस 5j आ गया। तो फाइनल आंसर आपके पास -4j आएगा, क्योंकि i माइनस आई से कैंसिल हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, जो पॉइंट ए से ओरिजिन की तरफ है, वेयर ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j। जो वेक्टर ए बी है वो आपको उसने दिया हुआ है 4i माइनस 2j, एंड बी इज द पॉइंट -25, और बी आपका पॉइंट है -25। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन हमने यही निकालना है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। तो ऐसा वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए जो फ्रॉम पॉइंट ए से ओरिजिन की तरफ हो, उसको हम ए ओ लिखते हैं। तो असल में हमने ए ओ वेक्टर निकालना है, ठीक है, ये जेन में रखना है कि हमने ए ओ निकालना है। तो अब देखें, हमें उसने वेक्टर ए बी दिया हुआ है, ए बी वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 2j। अब ये जो लेफ्ट साइड पे ए बी लिखा हुआ है, इसको ओपन कर लें, तो ये बन जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और राइट हैंड साइड पे 4i माइनस 2j एज इट इज आ जाएगा। अब ओ बी के लिए देखें, बी पॉइंट आपको उसने दिया हुआ है -25, तो पहले के साथ, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज कि माइनस ए ओ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। अगर आप ओ ए की जगह चेंज करें, ओ ए लिखा हुआ है, इसको ए ओ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ओ ए बन जाएगा प्लस ए ओ। ठीक है, वेक्टर्स में अगर आप जगह चेंज करें ना, माइनस ओ ए लिखा हुआ है, अब जगह चेंज करें ए ओ कर दें तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस ओ ए बराबर होगा प्लस ए ओ के। अब माइनस ओ ए की जगह पे प्लस ए ओ लगा दें, तो बन जाएगा वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू 4i माइनस 2j। अब ओ बी को आप राइट साइड पर ले हैं, तो वेक्टर ए ओ इज इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस ओ बी। अब ओ बी के लिए आप पॉइंट बी देखें, ए ओ इज इक्वल टू 4i माइनस 2j माइनस ओ बी के लिए बी पॉइंट देखें, पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दें, -2i प्लस 5j। अब इसको सॉल्व कर लें, ए ओ वैक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 2i माइनस 5j, ऐड करेंगे तो ए ओ वैक्टर आ जाएगा 6i माइनस 7j। तो ये क्वेश्चन 5 आ गया। क्वेश्चन 6 है, कहते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर बिलो। कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, सीधी सी जुबान में इसमें उसने आपसे यूनिट वेक्टर मांगा है। तो यूनिट वेक्टर का मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आपने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ये फार्मूला है, यूनिट वेक्टर v का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसको लिखेंगे कैसे, v हैट से ऊपर हैट लगा के, और ये बराबर होगा वेक्टर v डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हम यही करेंगे, यूनिट वेक्टर v निकालने के लिए ऊपर आपने वेक्टर v एज इट इज लिख दिया 2i माइनस जे, नीचे उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये बन गया वेक्टर v इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर v हैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस 1। तो v हैट इज इक्वल टू 2i माइनस जे ओवर स्क्वायर रूट 5। अलग अलग कर लें, जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग कर लें,
तो वी हैट इज इक्वल टू 2/√5i माइनस 1/√5j। ये वेक्टर वी हैट यानी कि यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन आ गई है। दूसरा पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है वी वेक्टर दिया हुआ है 1/2i प्लस √3/2j। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है जिसको वी हैट कहते हैं। तो फिर फार्मूला वही है, वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड। तो वी हैट बराबर हो जाएगा, ऊपर वेक्टर वी आ जाएगा 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j, नीचे आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट आई के साथ जो नंबर है आई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो वी हैट इज इक्वल टू 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j, नीचे स्क्वायर ओपन करें स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब आप एलसीएम ले लें तो वी हैट आ जाएगा 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j। स्क्वायर रूट में एलसीएम लेंगे तो 4/4 आएगा, वो 1 बन जाता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो वी हैट का फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2i प्लस स्क्वायर रूट 3/2j। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें वेक्टर वी उसने दिया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j, ये j है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वी हैट निकालना है, फार्मूला वही है वेक्टर वी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पर j कर लें तो वी हैट इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2i और माइनस 1/2j, ये j है। तो फिर नीचे इसका मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें। फिर वही बात है, यहाँ पे आई नहीं यहाँ पे j है। तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j, नीचे आपने स्क्वायर जब ओपन करना है तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो माइनस, फिर यही बात है कि यहाँ पे ये बाय मिस्टेक जो है ना वो आई आ रहा है बार बार, यहाँ पे जे होगा तो बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2i माइनस 1/2j, नीचे 4/4 आएगा। अब आपको पता है 4/4 1 होगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो इसका आंसर फिर यही आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/2i और माइनस 1/2j। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं। कहता है कि इफ ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, कहता है कि अगर ये ए बी सी डी अगर ये पॉइंट्स हों 2 - 4 4 0 1 6, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। क्या आप वेक्टर मेथड लगा के पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालें। और पहले पार्ट में कहता है कि इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लेंगे। ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इसमें नाम मैंने इस पैरेललोग्राम को उसी सीक्वेंस में दिया है जिस सीक्वेंस में उसने लिखा हुआ है ए बी सी डी। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने कोई भी दो साइड्स लेनी थी तो मैंने ये दो साइड्स ले ली हैं, एक ए बी और एक डी सी। जो डायरेक्शन दी हुई है ना, आपने साइड को उसी डायरेक्शन के नाम से लिखना है। डायरेक्शन है नीचे वाली साइड की ए से बी की तरफ तो इसको आप ए बी कहेंगे, ऊपर देखें तो डायरेक्शन है डी से सी की तरफ तो इसको आप डी सी कहेंगे। तो अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और हम फर्ज कर लेंगे जो डी है वो पॉइंट जो हमने निकालना है उसको हम कहते हैं एक्स वाई कह लेते हैं। तो फर्ज कर लिए डी पॉइंट हो गया हमारे पास एक्स वाई, पॉइंट ए बी सी उसने खुद दिए हुए थे वो लिख लिए। अब हमें पता चल गया है कि ए बी बराबर है डी सी के। अब हम इनको ओपन कर लेंगे, ए बी को लिख लेंगे ओ बी माइनस ओ ए और डी सी को लिख लेंगे ओ सी माइनस ओ डी। अब इनको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 4i प्लस 0j माइनस 2i माइनस 4j इज इक्वल टू i प्लस 6j माइनस एक्स आई प्लस वाई जे। अब इसको सॉल्व करें तो 4i प्लस 0j माइनस 2i प्लस 4j इज इक्वल टू i प्लस 6j माइनस एक्स आई माइनस वाई जे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें 4i माइनस 2i आ जाएगा 2i प्लस 4j, राइट हैंड साइड पे i वाले इकट्ठे करें i माइनस एक्स आई प्लस 6j माइनस वाई जे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2i प्लस 4j, i कॉमन ले लें 1 माइनस एक्स आई प्लस 6 माइनस वाई जे। ठीक है, अब देखें i वाले नंबर को i वाले के इक्वल कर लें, 2 जो है वो 1 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। देखिए आई वाला नंबर दरमियान में इक्वल आ रहा है ना, दरमियान में इक्वल आ रहा है तो 2 बराबर हो जाएगा किसके, 1 माइनस एक्स के, और 4 बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई के। तो 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स,
और 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 5। अब आप x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए और 2 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो ये आपके पास x1 आ गया, y2 आ गया। तो d के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई सपोज किए थे, अब x और y की वैल्यू पुट करें तो d के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1 2 आ गए। ठीक हो गया थी, तो ये आपका डी पॉइंट आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 को देखें। पार्ट नंबर 2 में अब ये सूरत हाल है कि उसने पार्ट नंबर 2 में आपको कहा है कि ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम। अब देखें इसमें एक फ़र्क आ गया है। पहले पार्ट में जो पैरेललोग्राम थी वो थी ए बी सी डी। अब ये जो पार्ट है इसमें जो पैरेललोग्राम है उसने उसको नाम दिया है ए डी बी सी। इसमें आपने क्या करना है, जब आपने पैरेललोग्राम बनानी है तो पैरेललोग्राम बनाते वक्त आपने उसको इसी सीक्वेंस में नाम देना है। ये पैरेललोग्राम आ गई आपकी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पैरेललोग्राम को इसी सीक्वेंस में नाम दिया है जिस सीक्वेंस में उसने मेंशन किया है। ए पहला पॉइंट, ए दूसरा पॉइंट डी, तीसरा पॉइंट बी और चौथा पॉइंट सी, ए डी बी सी। ये आपकी ए डी बी सी पैरेललोग्राम आ गई है। अब फिर वही बात है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आपने कोई भी दो साइड्स लेनी है, तो कोई भी दो अपोजिट साइड्स लेनी है। तो मैंने जो अपोजिट साइड्स ले ली हैं वो एक है ए डी और एक है सी बी। ए डी है साइड और दूसरी आपकी साइड है सी बी। तो अब ये पैरेललोग्राम है तो ए डी और सी बी साइड आपस में इक्वल होंगी। फिर वही बात है, अब आपने डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो डी के कोऑर्डिनेट्स को आप सपोज कर लेंगे कि वो एक्स वाई है। बाकी ए बी सी उसने खुद बताया हमें कि वो पॉइंट्स क्या हैं, तो ए बी सी हमने मेंशन कर दिए और डी पॉइंट को हमने सपोज कर लिया है कि वो है एक्स और वाई। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो आप इनको इक्वल कर लेंगे कि ए डी इज इक्वल टू सी बी। अब आपने इनको किस तरह से आगे लेके चलना है, फिर वही बात आ गई। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो अब आपने इनको ओपन करना है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो जब आप इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ डी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। अब आपने फर्दर आगे क्या करना है, फर्दर आप आगे ये करेंगे कि अब इनकी जगह पे आप देखो ना सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए, डी पॉइंट भी आपको पता है क्या है, ए पॉइंट भी आपको पता है क्या है, बी पॉइंट भी पता है, सी पॉइंट भी पता है। अब आप इनकी जगह पे वेक्टर फॉर्म में वो पॉइंट्स लिखें, आई और जे फॉर्म में वो पॉइंट्स लिखें। ओ डी के लिए डी पॉइंट देखें, पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दें तो बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। माइनस ओ ए के लिए ए पॉइंट देखें, पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगा दे तो बन जाएगा 2i माइनस 4j। ओ बी के लिए बी पॉइंट देखें, आई और जे लगाएं तो 4i प्लस 0j। ओ सी के लिए सी पॉइंट देखें, आई और जे लगाएं तो i प्लस 6j आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, एक्स आई प्लस वाई जे माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2i प्लस 4j इज इक्वल टू 4i प्लस 0j, माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस i माइनस 6j। अब लेफ्ट हैंड साइड पे i वाले इकट्ठे कर लिए, एक्स आई माइनस 2i प्लस वाई जे प्लस 4j, और राइट हैंड साइड पे सॉल्व किया तो 3i माइनस 6j आ गया। आई कॉमन ले लेफ्ट हैंड साइड से तो x माइनस 2i, जे कॉमन लेंगे तो y प्लस 4j। फिर वही बात आ गई कि आपका x माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के, और y प्लस 4 किसके इक्वल होगा, माइनस 6 के। तो आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, y प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो पॉइंट डी आपके पास आ जाएगा 5 2। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। कहता है इफ बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली, कि ये जो पॉइंट्स है ना तीन आपको दिए हुए 4 1 माइनस 2 3 माइनस 8 0, ये पॉइंट्स बी सी डी हैं। कहते हैं यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। वेक्टर मेथड को यूज करते हुए आप कोऑर्डिनेट्स निकालें। पहले पार्ट में कहता है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो ये आपने ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना ली। अब हमने ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोई भी दो अपोजिट साइड्स ले लें। हमने एक साइड ले लिया है ए बी, एक ले ली है डी सी। तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि निकालने हैं तो ए को सपोज कर लेंगे एक्स वाई, और बी सी डी उसने खुद दिए हमें, खुद बताए हमें, वो हमने एज इट इज लिख लिए। अब आप अपोजिट साइड्स ले रहे हैं, एक ए बी और एक डी सी। तो ए बी बराबर हो गया डी सी के। ए बी को ओपन करेंगे तो ओ बी माइनस ओ सी,
इज इक्वल टू डी सी को ओपन करेंगे तो ओ सी माइनस ओ डी। अब आप एज इट इज़ बी सी डी ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखते हुए आई जे फॉर्म में लिखें तो आपके पास आ जाएगा 4i प्लस जे माइनस फिर एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू -2i प्लस 3j माइनस -8i प्लस 0j। तो ये आपके पास आ जाएगा 4i प्लस जे माइनस एक्स आई माइनस वाई जे इज इक्वल टू -2i प्लस 3j प्लस 8i। सॉल्व करेंगे तो 4i माइनस एक्स आई इकट्ठे कर लिए प्लस जे माइनस वाई जे इकट्ठे कर लिए, राइट हैंड साइड पे 6i प्लस 3j आ गया। आई कॉमन लिया तो 4 माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस वाई जे कॉमन ले लिया तो 6i प्लस 3j, फिर आपस में इक्वल किया तो 4 माइनस एक्स 6 आ गया, 1 माइनस वाई 3 आ गया। तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू भी -2 आ गई। तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बनते हैं, -2 2, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए, या हमने पॉइंट ए निकाल लिया है और पॉइंट ए हमने जो निकाला है वो हमारे पास फाइनली आया है -2, -2। अब ये जो पॉइंट आपने निकाला है ना -2 2, -2 ये अगले पार्ट में यूज होगा। दूसरे पार्ट में कहता है कि ई के कोऑर्डिनेट्स निकालें इफ ए ई बी डी इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए ई बी डी। ठीक हो गया, तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिख दिया है ए ई बी डी। इसकी दो अपोजिट साइड्स ले लें, एक बनती है ए ई और एक बनती है डी बी। तो अब आप इनको इक्वल कर लें। अब हमने ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ई को सपोज कर लेंगे एक्स वाई, तो ई हो गया आपका एक्स वाई पॉइंट जो कि आपने निकालना है। बाकी ए पॉइंट देखें, हम ए पॉइंट हमने पिछले पार्ट में निकाला था -2 2, तो ये ए की जगह पे वो पॉइंट मैंने लिख लिया -2 2। बी डी आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में पहले से दिए हुए हैं, B41 उसने दिया हुआ है और D-80 उसने दिया हुआ है। तो अब हम ए ई को डी बी के इक्वल कर लेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे, ओ ई माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ डी। अब आप इसकी जगह पे आई जे फॉर्म में पॉइंट्स को लिखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे माइनस -2i माइनस 2j इज इक्वल टू 4i प्लस जे माइनस -8i प्लस 0j। सॉल्व किया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 2j इज इक्वल टू 4i प्लस जे प्लस 8i। तो एक्स आई प्लस 2i इकट्ठे कर लिए, वाई जे प्लस 2j को इकट्ठे कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे तो सॉल्व हो के आंसर आ गया 12i प्लस जे। आई कॉमन लिया तो x प्लस 2i प्लस जे कॉमन लिया तो y प्लस 2j इज इक्वल टू 12i प्लस जे। तो x प्लस 2 12 के इक्वल आ गया, y प्लस 2 1 के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू 12 -2 और y की वैल्यू 1 -2, यानी कि x आपके पास आ गया 10 और y आ गया -1। तो ये आपके पास पॉइंट ई आ गया है 10 -1। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ O इज ओरिजिन, कि अगर O ओरिजिन है, ये तो हमें भी पता है कि O ओरिजिन होता है, एंड OP वेक्टर इज इक्वल टू AB, फाइंड पॉइंट P, आपने पॉइंट P निकालना है व्हेन A एंड B आर। अब ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए ना, पहला A है और दूसरा पॉइंट B है, तो हम फर्ज कर लेते हैं जो पॉइंट हमने P निकालना है वो एक्स वाई है। लेट P एक्स वाई बी द पॉइंट। A हो गया -37, B हो गया 10, उसने आपको दिया हुआ है OP इज इक्वल टू AB। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे OP लिखा हुआ है ना, आपने इसको ओपन नहीं करना। OP तो ऑलरेडी, OP का मतलब ही यही है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो OP को ओपन नहीं करेंगे। अब राइट साइड पे देखिए लिखा हुआ है AB, इसको हम ओपन करेंगे। तो OP इज इक्वल टू राइट साइड पे जो AB लिखा हुआ है इसको ओपन करें तो बन जाएगा OB माइनस OA। अब इस A और B पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इनको IJ फॉर्म में लिखें। OP इज इक्वल टू I प्लस 0j माइनस -3i प्लस 7j। तो OP आ जाएगा आपके पास, I 0j लिखने की जरूरत नहीं है, I माइनस को मल्टीप्लाई करें 3i माइनस 7j, OP आ गया 4i माइनस 7j। अब ये OP आपके पास आ गया है 4i माइनस 7j, तो यहाँ से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। I और J को हटा दें, खत्म कर दें, तो पॉइंट P एक्स वाई, यानी कि I का साथ जो नंबर है वो x की वैल्यू है, J के साथ जो नंबर है वो y की वैल्यू है, तो पॉइंट P एक्स वाई आपके पास आ जाएगा P 4 माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, कहता है यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज पैरेललोग्राम। कहता है कि आप वेक्टर्स की को इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि ABCD पैरेललोग्राम होगी व्हेन ABCD आर रिस्पेक्टिवली। उसने आपको चारों पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट A है 0 0, दूसरा पॉइंट B है A,0, तीसरा है C B,C और चौथा है D B माइनस AC।
तो ये चारों पॉइंट्स उसने आपको दिए हुए, आपने इन इसको इस्तेमाल करते हुए ये साबित करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो फर्ज कर लें ये आपकी ए बी सी डी आ गई कि ए बी सी डी आपकी ये पैरेललोग्राम है। अब आपने ये साबित करना है कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब वो किस तरह से साबित करेंगे कि अगर तो ये वाकई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो इसमें हम बेसिकली सारी साइडें निकालेंगे और उसमें जो अपोजिट साइडें बनती हैं ये आपस में इक्वल आएंगी, यानी कि ए बी का आंसर डी सी के इक्वल आएगा, ए डी का आंसर बी सी के इक्वल आना चाहिए। तो ए बी सी डी ये पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, ये पहले से मेंशन है, ये आपने लिख लिए। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और हमने भी इसमें यही करना है कि हमने अब ये सारी साइडें निकालनी है और फिर हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। अब ए बी सबसे पहली साइड है ए बी, आप साइड ए बी निकालें। ए बी आ जाएगा आपके पास ओ बी माइनस ओ ए। अब बी और ए पॉइंट दोनों दिए हुए हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आई जे फॉर्म में लिखें। तो वेक्टर ए बी आ जाएगा ए आई प्लस जीरो जे, माइनस ए पॉइंट को देखें वो जीरो जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो आई प्लस जीरो जे। तो फाइनली ए बी का आंसर आएगा आपके पास ए आई। अब आप निकालें दूसरी साइड बी सी। बी सी को ओपन करेंगे तो बन जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी के लिए सी पॉइंट को देखें तो बन जाएगा बी आई प्लस सी जे, माइनस ओ बी के लिए बी पॉइंट को देखें ए आई प्लस जीरो जे। तो इसको जब ओपन करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो बी सी वैक्टर आ जाएगा बी आई प्लस सी जे माइनस ए आई। अब ये आई वाले इकट्ठे कर लें, बी सी वैक्टर आ जाएगा बी आई माइनस ए आई प्लस सी जे, आई कॉमन ले लें तो बी सी वैक्टर आ जाएगा बी माइनस ए आई प्लस सी जे। तो ये बी सी आ गया। अब हम डी सी भी निकालेंगे, सारी साइडें निकालनी है। तो डी सी को ओपन करेंगे ओ सी माइनस ओ डी आएगा। अब उसके लिए डी और सी पॉइंट दोनों देख लें। तो जब डी सी को ओपन को आई जे फॉर्म में लिखेंगे तो डी सी वैक्टर बराबर आ जाएगा ओ सी के लिए सी पॉइंट देखें तो आ जाएगा बी आई प्लस सी जे, और ओ डी के लिए आप डी पॉइंट देखें तो वो आ जाएगा बी माइनस ए आई प्लस सी जे। तो ये बन जाएगा डी सी वैक्टर बन जाएगा बी आई प्लस सी जे, माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस बी माइनस ए आई माइनस सी जे। अब ये आई को बी मान ब्रैकेट में देखें लिखा हुआ है बी माइनस ए आई, बी माइनस ए और बाहर लिखा हुआ है आई, इस आई को भी मल्टीप्लाई करें तो डी सी बन जाएगा बी आई प्लस सी जे माइनस बी आई प्लस ए आई माइनस सी जे। अब कैंसिलेशन होगी तो डी सी का आंसर आ जाएगा ए आई। और फिर आप निकालेंगे ए डी बराबर होगा ओ डी माइनस ओ ए। अब ओ डी लिखने के लिए आप डी पॉइंट देखें, पहले के साथ आई और दूसरे के साथ जे लगाएं। बी माइनस ए आई प्लस सी जे माइनस ओ ए के लिए ए पॉइंट देखें वो जीरो जीरो था तो जीरो आई प्लस जीरो जे। तो ए डी का आंसर आ जाएगा बी माइनस ए आई प्लस सी जे। अब आपने ये खुद नोट कर लें, चेक कर लें कि ए बी वैक्टर डी सी के बराबर आ रहा है और बी सी वैक्टर ए डी के बराबर आ रहा है, यानी कि अपोजिट साइड्स बराबर आ रही हैं, लिहाजा ए बी सी डी वाकई में पैरेललोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का ये मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। कहता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, कि अगर ए बी सी डी के बराबर है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए, कि आपने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। व्हेन पॉइंट्स बी सी डी आर, जब पॉइंट्स बी सी डी आपके सामने उसने दिए हुए, यानी कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बी सी डी हैं और आपने ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ये भी उसने बता दिया है कि ए बी सी डी के बराबर है। तो फर्ज कर लेते हैं जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, हमने सपोज कर लिया ए बराबर है एक्स वाई के, और जो बी सी डी पॉइंट है वो उसने पहले से दिए हुए, पहला बी हो गया, दूसरा सी हो गया, तीसरा डी हो गया। अब उसने आपको ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इनको ओपन कर लें। ए बी बन जाएगा ओ बी माइनस ओ ए और सी डी बन जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। अब इनको आई जे फॉर्म में लिखें तो आई प्लस टू जे माइनस एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू फोर आई प्लस 11 जे माइनस माइनस टू आई प्लस 5 जे। अब ब्रैकेट्स को खत्म करें तो आई प्लस टू जे माइनस एक्स आई माइनस वाई जे इज इक्वल टू फोर आई प्लस 11 जे प्लस टू आई माइनस 5 जे आ गया। राइट हैंड साइड पे आई वाले इकट्ठे करें तो आई माइनस एक्स आई, जे वाले इकट्ठे करें तो प्लस टू जे माइनस वाई जे, और राइट हैंड साइड पे फोर आई प्लस टू आई सिक्स आई बन जाएगा, 11 जे माइनस 5 जे 6 जे बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से आई कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स आई, और जे कॉमन लेंगे तो प्लस टू माइनस फाइव जे 6 आई प्लस 6 जे। इक्वल कर लें, वन माइनस एक्स 6 के बराबर आएगा, टू माइनस वाई 6 के बराबर आएगा। तो वन माइनस एक्स की वैल्यू वन माइनस 6 बराबर हो गया एक्स के, टू माइनस 6 बराबर हो गया वाई के, तो एक्स की वैल्यू माइनस 5 और वाई की वैल्यू माइनस 4 आई। तो पॉइंट ए आपके पास आ गया माइनस 5 माइनस 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। अब ये रेशो फार्मूले के क्वेश्चन है और बड़ी आसान है। कहते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। तो बहरहाल इसको करने का तरीकाकार बड़ा आसान होगा। आसान किस तरह से होगा? अब देखिए, पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j। आपको दो वेक्टर्स दिए हुए और रेशो भी दी हुई है 4:3। तो बड़ा आसान है कि आप पहले वेक्टर को ए कह लें, दूसरे वेक्टर को बी कह लें, रेशो में पहली को पी कह लें और दूसरी को क्यू कह लें। तो पी फर्ज करें, जो पी पॉइंट हमने जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है वो आर है। अब फिर वही बात है कि पहले वेक्टर को आपने ए कह लिया, दूसरे वेक्टर को आपने बी कह लिया, रेशो में पहले को पी कह लिया और दूसरे को क्यू कह लिया। तो ये आपके पास डाटा बन जाएगा। वेक्टर ए आ जाएगा 2i माइनस 3j, वेक्टर बी आ जाएगा 3i प्लस 2j, पी की वैल्यू 4 बन जाएगी, क्यू की वैल्यू 3 बन जाएगी। अब याद करें, मैंने रेशो फार्मूला याद प्रूफ करवाया था। तो रेशो फार्मूला था आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। इनमें अब वैल्यूज पुट कर दें। आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4 इंटू 3i प्लस 2j ओवर 4 प्लस 3। 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j ओवर 7। तो ये आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू 18i माइनस j ओवर 7। अलग अलग कर लें डिनोमिनेटर को, तो आर वेक्टर आ जाएगा 18/7i माइनस 1/7j। बड़ा ही आसान था। दूसरा पॉइंट है, अब इसमें भी दो वेक्टर दिए हमें। पहला वेक्टर है 5j और दूसरा वेक्टर है 4i प्लस j और रेशो है 2:5। अब फिर वही बात है, हम वो पॉइंट पी जिसके हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है उसको हम आर सपोज कर लेंगे। लेट पी बी द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर आर। पहले वेक्टर को ए कह लें, दूसरे वेक्टर को बी कह लें और रेशो में पहले को पी और दूसरे को क्यू कह लें। तो ए वेक्टर आ जाएगा 5j, बी वेक्टर आ जाएगा 4i प्लस जे, पी बन जाएगा 2 और क्यू बन जाएगा 5। फार्मूला फिर वही होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 5j प्लस 2 इंटू 4i प्लस जे ओवर 2 प्लस 5। तो ये बन जाएगा 25j प्लस 8i प्लस 2j/7। जे वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 8i प्लस 27j/7। 7 डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे, तो आर आ जाएगा 8/7i प्लस 27/7j। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझिएगा। कहते हैं प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। इस सवाल में कहता है कि अगर आप एक ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दें, ट्रायंगल की साइड्स की कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप मिला दें, उससे जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और लंबाई में हाफ भी होगी। तो बेसिकली ये आपकी डायग्राम बनेगी। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे कि फर्ज करें हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हम ए कह लेंगे, पॉइंट बी नजर आ रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हम बी कह लेंगे, पॉइंट सी नजर आ रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हम सी कह लेंगे। फिर हम ये दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लेंगे, एक मिड पॉइंट डी और एक मिड पॉइंट ई। इनको जब मिलाएंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा डी ई, एक लाइन भी बन जाएगी डी ई और एक वेक्टर भी बन जाएगा डी ई। अब आपने बेसिकली साबित ये करना है कि ये जो डी ई है ये तीसरी साइड बी सी के पैरेलल है और लंबाई में हाफ है। ठीक है, ये बेसिकली आपने साबित करना है। तो हमने सबसे पहली बात तो यही है कि उसने भी सवाल में यही बताया हुआ है कि डी और ई जो है ना ये मिड पॉइंट्स हैं। डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का। तो डी और ई के पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फार्मूले से। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकालना है जिसको हम ओ डी कहते हैं। अब देखें डी पॉइंट किन दो वेक्टर्स के दरमियान में आ रहा है? ए और बी के दरमियान में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी निकालना है तो इसका जवाब आ जाएगा a प्लस बी बाई टू। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जिसको आप ओ ई कहते हैं ये निकालना है, तो ई किन दो वेक्टर्स के दरमियान में आ रहा है? ए और सी के दरमियान में आ रहा है, तो ओ ई बन जाएगा a प्लस सी बाई टू। अब हम सबसे पहले डी ई वैक्टर निकालेंगे। डी ई किसके इक्वल होगा? ओ ई माइनस ओ डी। अब आप देखें ऊपर ओ ई और ओ डी की वैल्यू दी हुई है, तो डी ई बन जाएगा a प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। एलसीएम लें, डी ई इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी बाई टू, माइनस मल्टीप्लाई करें। डी ई इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ए से कैंसिल, तो डी ई का आंसर आएगा 1/2। बाहर अलग करके लिख लें, तो डी ई इज इक्वल टू 1/2 सी माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी किसके इक्वल होगा? ओ सी माइनस ओ बी के। ओ सी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वो आपका सी है, और ओ बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो डायग्राम में देखें बी है। तो बी सी का आंसर आ जाएगा सी माइनस बी।
अब इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, वो बन जाएगी डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ने प्रूव हो गया, इक्वल आ रहा है इसका मतलब पैरेलल तो हो गए। और देखिए 1/2 भी आ रहा है, तो ये जो एक जुमला लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, ये दोनों बातें प्रूव करती है कि डी ई बी सी के पैरेलल भी है और लंबाई में हाफ भी है। तो आप लिख देंगे सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड हाफ एज लॉन्ग। तो ये क्वेश्चन 14 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, कहते हैं प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म पैरेललोग्राम। कहते हैं कि आप कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लें, क्वाड्रिलेटरल से मुराद होती है चार साइडेड शेप, ऐसी शेप जिसकी चार साइडें हों। ठीक हो गया, वो स्केयर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, तो किसी भी कोई भी ऐसी शेप जिसकी चार साइडें हों उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो कहता है कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो पैरेललोग्राम बनेगी। तो हमने फर्ज करें ये एक क्वाड्रिलेटरल बना ली, रेड कलर में आपको जो नजर आ रही है ये वो क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, एक पॉइंट है वर्टेक्स है बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी हो गया, एक वर्टेक्स है सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी हो गया, एक वर्टेक्स है कोना है डी जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया डी, और ये पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। अब आप देख सकते हैं पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है और जो एस है वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो हमने इनको मिला दिया। अब इनको मिलाने के बाद आपको देखो ये पी क्यू आर एस, ये ऑरेंज कलर में आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। अब हमने साबित करना है ये जो ऑरेंज कलर में ये जो शेप बन रही है ये पैरेललोग्राम है, और अगर ये जो ऑरेंज कलर में बनी हुई शेप पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, यानी कि पी क्यू एस आर के बराबर आएगी और पी एस क्यू आर के बराबर आएगी। तो पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी है। अभी मैंने बताया कि पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के। तो अब अगर ये पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जिसको हम ओपी कहेंगे, उसके लिए आप देखें पी किन दो वेक्टर्स के दरमियान है, ए और बी के दरमियान। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओपी बन जाएगा ए प्लस बी बाई टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू बन जाएगा बी प्लस सी बाई टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ओ आर बन जाएगा सी प्लस डी बाई टू, और पोजीशन वेक्टर ऑफ एस बन जाएगा ओ एस ए प्लस डी बाई टू। तो सबसे पहले आप निकालें पी क्यू, पी क्यू बन जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू की जगह पे ओ क्यू की वैल्यू लगा दें बी प्लस सी बाई टू, माइनस ओ पी की जगह पे ओ पी की वैल्यू लगा दें ए प्लस बी बाई टू, एलसीएम लें तो पी क्यू इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो ये आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बाई टू, बी और बी से कैंसिल, तो पी क्यू का आंसर आ रहा है सी माइनस ए बाई टू। अब आप निकालें एस आर, उसके सामने क्योंकि साइड एस आर बनती है तो एस आर निकालें, इसका फार्मूला बनेगा ओ आर माइनस ओ एस। अब ओ आर और ओ एस भी देखें दिए हुए हैं, तो एस आर बन जाएगा सी प्लस डी बाई टू माइनस ए प्लस डी बाई टू। अब एलसीएम लें, सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी बाई टू, एस आर आ जाएगा सी माइनस ए बाई टू। अब देखें पी क्यू और एस आर बराबर आ गए, तो दो साइड्स तो इक्वल आ गई। इसी तरह आप क्यू आर निकालेंगे, वो होगा ओ आर माइनस ओ क्यू, वो भी लिखे हुए हैं, ओ आर बराबर है सी प्लस डी बाई टू, ओ क्यू बराबर है बी प्लस सी बाई टू। एलसीएम लें तो सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी बाई टू, तो क्यू आर आ जाएगा डी माइनस बी बाई टू। इसी तरह आप पी एस निकालेंगे, ओ एस माइनस ओ पी। अब आपने ओ एस और ओ पी की वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी बाई टू, तो पी एस का जवाब आएगा डी माइनस बी बाई टू। अब आप देखें क्यू आर पी एस के बराबर आ रहा है। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब फिर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।